हे एवरीवन, सो वेलकम टू FLP एंड आज का जो ये सेशन है ये हमारा आधारित है जापानीज़ और जर्मन के जो डिफरेंसेस हैं उसके ऊपर, उनके चाहे वो करियर अपॉर्चुनिटीज़ हों, चाहे हम बात करें खान पान की बात करें, कल्चर की बात करें, या फिर हम बात करें कि किस तरह का लाइफस्टाइल है। और आप जब जर्मन या जापानीज़ पढ़ते हैं तो पैकेज में किस तरह के डिफरेंसेस आते हैं। अगर आप कल को जापान या जर्मनी में शिफ्ट होते हैं तो वहाँ पे किस तरह की सुविधाओं का अंतर आपको देखने को मिलता है, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द फैसिलिटीज़ इन जर्मनी एंड जापान। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एजुकेशन के बारे में बात करेंगे कि कैसे कोई जर्मनी जा सकता है एजुकेशन के लिए। अगर आप एजुकेशन के लिए नहीं जॉब के लिए जाना चाहते तो उसका क्या प्रोसेस है, उस पर भी वार्तालाप करेंगे हम। आज के सेशन में मैं मनदीप आपका स्वागत करता हूं और मेरे साथ हैं दीपेंद्र सर, हिज जर्मन एक्सपर्ट। और हम एक बहुत ही नॉर्मल वार्तालाप करेंगे आपस में जो आपके बहुत काम की है। हमारे लिए वो एक वार्तालाप हो सकती है लेकिन आपके लिए वो बहुत महत्वपूर्ण सूचना है जिसे आप शायद गूगल पे घंटों या हफ्तों तक सर्च करके भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वो हम आपको यूँ हंसते मुस्कुराते बातें करते हुए बताने वाले। सो वेलकम मनदीप सर। और बहुत सही चीज़ बोली आपने कि बच्चे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट तो नहीं इन्वेस्ट करते हैं, बट उनको जो इन्फॉर्मेशन, जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो नहीं मिल पाती है। तो हमें उम्मीद है कि आज कुछ ऐसे जापान और जर्मनी के कंपैरिजन आपको जानने के लिए मिलेंगे जो आपके जॉब के लिए, जो आपके यूनिवर्सिटी एडमिशन्स के लिए, आपके मूविंग अब्रॉड में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो पहला सवाल आपसे आरंभ करता हूँ, उसके बाद मेरे ऊपर भी सवालों की बौछार कर सकते हैं आप। सो मेरा पहला सवाल ये है कि जो भारत है, भारत में एक सबसे जो मेजर प्रॉब्लम है पॉपुलेशन की वजह से यहाँ पे रोजगार की है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच जो मेजर खास करके जो हमारी नई जनरेशन है उसको लगता है कि सोशल मीडिया स्टार बन जाएंगे और इन सब पे वो काफ़ी टाइम सालों तक वेस्ट करते हैं, उसके बाद डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। अब मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे ये है कि फॉर एग्जांपल मैं जस्ट 12th पास करता हूँ या मैं BA पास करता हूँ, बट हमारे पास ज़्यादातर जॉब्स के नाम पे गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन होती है और हम कोचिंग सेंटर्स के ट्रैप में आ जाते हैं। तो मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि अगर हम वो कोचिंग सेंटर्स के ट्रैप में ना फंसें और अगर हम जर्मनी चले जाएँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हम इकोनॉमिकली कितना आगे होंगे, धन के मामले में कितना आगे होंगे दुनिया से, जो यहाँ के हमारे आसपास के लोग हैं उनसे। दूसरी चीज़, क्या जर्मन को स्कूलिंग के जस्ट बाद पढ़ना और उसे पढ़ के बहुत सिंपल सा प्रोसेस आप बता दीजिए 1 मिनट में कि यहाँ से निकलोगे, यहाँ घुस जाओगे, इतना पैसा कमा लो। मतलब नॉर्मल, मैं बहुत हाई प्रोफेशनल जॉब्स की बात नहीं कर रहा, एक नॉर्मल आदमी जो जाना चाह रहा है। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि हमारे पास भी जो इतने सारे बच्चे और इतनी सारी इंक्वायरीज आती हैं, मेजॉरिटी जो बच्चे हैं वो वहीं से आते हैं जो सरकारी की तैयारी कर चुके हैं, 30 की एज क्रॉस कर चुके हैं, बट अभी भी वो पैसे नहीं कमा पा रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लोगों को पैसे कमाने और अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहिए, स्टेबल जॉब्स चाहिए। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं दर्शकों आपको एक चीज़ बताऊँगा, आप लोग जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, देश सेवा बाद में आती है, बुरा मत मानिएगा, लेकिन सबको सबसे पहले पैसा कमाना होता है। करेक्ट। इफ़ यू वॉन्ट टू अर्न मनी, इसीलिए आप कॉलेज जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं और जो भी आप प्रोफेशनल डिग्री कर रहे हैं वो सारी मनी अर्निंग के लिए कर रहे हैं। इट्स वेरी सिंपल। गवर्नमेंट जॉब भी यही है कि आपको एक सस्टेनेबल जॉब मिल जाता है, परमानेंट जॉब मिल जाता है, इसलिए आप उसके पीछे भागते हैं। जी सर, कंटिन्यू। और जहाँ आपने बात करी देश सेवा की, तो कोई अगर देश सेवा करना चाहे या फिर दान भी करना चाहे तो पैसे तो उसके लिए भी चाहिए। एग्जैक्टली। तो अगर हम जर्मनी की बात करें सर, तो जर्मनी का जो एजुकेशन सिस्टम है, जर्मनी में जो आपने 10+2 की बात करी, उसका जो सबसे ज़्यादा बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि एक आउसबिल्डिंग करके एक इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है जो मेजरली फोकस्ड होता है स्किल डेवलपमेंट के ऊपर। तो बच्चा चाहे आर्ट्स से हो, चाहे साइंस से हो, चाहे ह्यूमैनिटीज़ से हो, कॉमर्स से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, स्पेशली इसमें बात करें तो इंजीनियरिंग में आपको पता है कि जर्मन वर्ल्ड लीडर है, नर्सिंग में, स्पेशली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। करेक्ट, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मैकेट्रॉनिक्स जिसमें हम बात कर सकते हैं जिस चीज़ की, और स्पेशली नर्सेज की वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ रही है। इसके पीछे क्या लॉजिक है? नर्सेज की डिमांड वहाँ ज़्यादा होने की, पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं, फिर नर्सेज की डिमांड इसलिए है क्योंकि पॉपुलेशन तो ज़्यादा नहीं है, बट जो भी कंट्री ओल्ड एज की तरफ बढ़ती है ना सर, तो वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी में आपको ज़रूरत पड़ती ही है। तो हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में जो नर्सेज की रिक्वायरमेंट, अगर हम आज की डेट में बात करें तो अगले 2 साल में कम से कम 6 लाख नर्सेज की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे। 6 लाख तो भारत में गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं निकलेगी नर्सिंग में, आपको गारंटी दे रहा हूँ। 2 साल में पूरे इंडिया की, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल ओवर इंडिया, इंक्लूडिंग एम्स, स्टेट गवर्नमेंट्स, वॉट एवर जो भी हैं।
ठीक है। एम्स की जो आपने बात करी है सर, एम्स में अगर 2000 वैकेंसीज भी निकलती है तो 6 से 7 लाख तो एप्लीकेंट्स होते हैं। बिल्कुल। और उसमें भी अगर हम बात करें कैटेगराइजेशन तो 80-20 का रेशियो चलता है, जिसमें 80% इज फॉर फीमेल्स एंड 20% इज फॉर मेल्स। तो मेल्स का तो आप देखिए कॉम्पिटिशन है कितना ज़्यादा हो चुका है। तो ये जो कैटेगराइजेशन है ये जर्मनी में आपको खास करके नहीं मिलता है। तो देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, एंडलेस अपॉर्चुनिटी, इतनी सारी प्लेसमेंट्स। आपको जो चाहिए होती है वो चाहिए होती है सिर्फ आपकी लैंग्वेज। अच्छा, एक चीज़ मेरे को बताओ, मैंने लैंग्वेज सीख ली, मेरे को A1 से लेके B2 लेवल कर लिया, मैंने FLB में ही आगे कर लिया, मैंने कहीं और से कर लिया, वॉटेवर। अब मेरे को सीधा सा मुद्दा ये जानना है कि मैं जर्मनी जाने में मेरे को कितना खर्चा लग जाता है, कितने मेरे, और वहाँ जाकर मैं कितने पैसे कमाऊंगा ऑन एन एवरेज। करेक्ट। अगर हम सीधा सीधा इसका जवाब दें तो अगर आप 2 बैकग्राउंड की बात करते हैं, अगर आप नर्सिंग बैकग्राउंड से हैं तो आपके वहाँ पे जो स्टार्टिंग पैकेज है वो 2.65 से लेके 4 लाख तक का, मतलब मोटा-मोटी ऑन एन एवरेज सैलरी 3 लाख पड़ जाती है। 3 से 4 लाख के बीच में तो आपकी सैलरी पड़ ही जाती है। और अगर आप नॉन नर्सिंग बैकग्राउंड से भी हैं तो आपकी जो सैलरी इनिशियल स्टार्ट होती है वो 2200 से लेके 3800 यूरो पर मंथ पे तो होती है। ओके, तो ये कितने हो गए? लगभग 2 लाख के ऊपर हो गए, करीब मान के चलते हैं 2 लाख के ऊपर तो आपकी सैलरी किसी भी फील्ड से आप जर्मनी में मिल ही रही है और एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास। ठीक है। तो सेम क्वेश्चन अगर मैं जानना चाहूँ सर, जापान में भी मैंने सुना है TITP प्रोग्राम और काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, तो जापान में ये कैसे वर्क करता है? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट है, देखो मैं जर्मनी की बुराई नहीं करूँगा लेकिन मैं करूँगा, ठीक है, क्योंकि जापानीज़ लैंग्वेज का बहुत सिंपल सा फंडा है। आप जापानीज़ पढ़िए, और जापानीज़ और जर्मनी के बीच में एक फ़र्क है, वो ये फ़र्क है ट्रेड का। करेक्ट। क्योंकि कोई भी कंट्री की लैंग्वेज या कोई भी स्किल जब हम डेवलप करते हैं किसी कंट्री बेस्ड, तो वो डिपेंड करता है, सबसे पहले हम देखते हैं ट्रेड क्या है। एक तो आपके फील्ड में क्या है कि आप जर्मनी चले जाओ। करेक्ट। और मैं ये कहूँ कि अगर आपके जर्मनी जाके जितना पैकेज इंडिया में मिल जाए, तो ये जापानीज़ की बात कर रहा हूँ, ये तो ठीक है, एक ये फ़र्क है जापानीज़ में। क्योंकि अगर आप देखोगे ना, दर्शकों में अगर नॉर्मल बात करूँ आपसे, आपको ना गांव में एल्टो, आपने गाड़ी देखी होगी, एल्टो एक ब्रांड है, ठीक है, और कई लोग हमारे गांव में उस पर ऑडी का लोगो भी लगा लेते हैं। खैर प्यार है वो उनका कि चलो अपन ऑडी अफोर्ड नहीं कर सकते तो कम से कम लोगो तो लगा ही सकते हैं। ऑडी भी जर्मनी से। एक्जैक्टली, ठीक। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिया का जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, जो कि मध्यम वर्गीय, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है, वो सिर्फ गाड़ियाँ अफोर्ड कर पाते हैं सुजुकी, क्योंकि मेंटेनेंस कॉस्ट कम है, प्राइस 6 से 7 लाख में बजट फ्रेंडली गाड़ी आ जाती है। और हमारे यहाँ पे सेफ्टी वेफ्टी कोई देखता नहीं, सच्चाई है, सही, ठीक है। यहाँ पे सेफ्टी चेक वगैरह कोई चलाता हूँ सर। वही बात है ना कि आप सर्टिफिकेट वो नहीं देखते कि उसकी मजबूती कितनी है। करेक्ट। तो इंडिया का क्या है कि जो व्यापार है जापान के साथ, वो बहुत बड़े लेवल पे आप देखेंगे। इंडिया के बहुत सारे प्रोजेक्ट में उसका इन्वेस्टमेंट है। अब बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट उठा के देख लीजिए, 1.5 लाख करोड़ के अराउंड का इन्वेस्टमेंट है। और ये तो अभी अहमदाबाद टू मुंबई रूट पे है, अभी दिल्ली टू हावड़ा रूट पे होना है, उसमें भी जापान ही सपोर्ट करेगा। तो आप समझिए कि जापान केवल इंडिया के बुलेट ट्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर पे आने वाले 10 साल में लगभग 6 से 7 लाख करोड़ इन्वेस्ट करेगा, और एक बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है। कहीं ना कहीं जब कोई कंट्री इन्वेस्ट करती है तो उसको वहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं, भले AI का ज़माना है, लेकिन AI मानव को रिप्लेस नहीं कर सकता, चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए। आई कैन अंडरस्टैंड कि कुछ जॉब्स कम हो सकते हैं तो दूसरे फील्ड में वो बढ़ भी जाएंगी। सो जापान का इंडिया में एक तो बड़ा इन्वेस्टमेंट है, बड़ी कंपनियां, आप टोयोटा उठाइए, मित्सुबिशी उठाइए, सोनी उठाइए, ऐसी कोई कंपनी नहीं है, मोबाइल से लेके हर चीज़ में उनका इन्वेस्टमेंट है। और गवर्नमेंट के साथ रिलेशन अच्छे हैं। करेक्ट। इसके अलावा आप देखेंगे इंडिया के जो बड़े बड़े खास करके इंडस्ट्रियल पार्क हैं, जहाँ पे खूब सारी फैक्ट्रियाँ हैं, जैसे आप, मैं एग्जांपल लेता हूँ, अलवर के पास भिवाड़ी पड़ता है। अब वहाँ जाएंगे, आपको एक तरफ इंडियन इंडस्ट्रियल पार्क है, दूसरी तरफ जापानीज इंडस्ट्रियल पार्क। अब जापानीज इंडस्ट्रियल पार्क में जाएंगे, आपको लगेगा यहाँ पे फैक्ट्रियाँ चलती ही नहीं है, आवाज़ तक नहीं आती है वहाँ पे। और वहाँ पे ऑन एन एवरेज सैलरी मिलती है 12 से 15 लाख एक जापानीज पड़े हुए। अब कोई बंदा जयपुर का है, दिल्ली का है, वो भिवाड़ी में नौकरी करके अगर महीने के 1.5 लाख रुपए कमा रहा है, मैं गारंटी से कहता हूँ वो 3 लाख के लिए विदेश नहीं जाएगा। सही बात है, ठीक है, सही बात, क्योंकि अपने घर वालों के साथ मन करेगा घर चला जाएगा। 5 डेज वीक होता है, 2 दिन की छुट्टी होती है। करेक्ट, ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो जापानीज टफ जरूर है, लेकिन जापानीज कंपनियों का इंडिया के साथ अच्छा ट्रेड होने की वजह से इंडिया के अंदर ही ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट अगर कोई JLPT N3 कर लेता है तो 6 से 7 लाख मिनिमम मिल जाता है, उसमें ग्रोथ भी अच्छी है। ठीक है, एक्सेंचर की अगर बात करते हैं, एक्सेंचर एक कंपनी है, अगर उस कंपनी में आपको प्लेसमेंट मिला, हाईएस्ट प्लेसमेंट देते हैं अमेजन और एक्सेंचर, ये कंपनियां 13-14 लाख एवरेज फेंक देती हैं, उनको नहीं फर्क पड़ता, 18-18 लाख तक दे देती हैं अगर आप N2 लेवल क्वालिफाई कर चुके हैं तो। ठीक है, तो 18 लाख आपको इंडिया मिल रहा है, साल का 20% ग्रोथ दे रहा है, आपको क्या चाहिए?
एवरेज प्लेसमेंट इंडिया में अच्छा है उनका। करेक्ट। ठीक है, मतलब आपको जापान जाने की नीड नहीं है, जो पैसा आपको जर्मनी में जाके मिलेगा वो हो सकता है जापानीज कंपनी आपको इंडिया में देते हैं। सही बात। सिंपल सी चीज़। बात बताइए सर, जर्मनी में अगर मैं जाऊँ एग्जाम्पल के लिए, जैसे जापान में जाते हैं तो वहाँ पे जो वेजिटेरियन लोग हैं उनको बड़ी दिक्कत होती है जापान में। जैसे वहाँ पे पॉर्क मेजर फूड है, और आप टोक्यो में जाएंगे, ओसाका में भी जाएंगे तो आपको बहुत रेयरली कोई इंडियन रेस्टोरेंट मिलेगा। अगर जर्मनी में कोई जॉब करने जा रहा है तो वहाँ पे इस मामले में सर मैं कहूँगा कि जर्मनी जापान से ज़्यादा बेटर है, बिकॉज मैंने भी सुना है कि अगर कोई वेजिटेरियन है तो वो अगर जापान मूव हो रहा है तो उसके लिए खाने के ऑप्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। अगर वो सर्वाइव करे तो सिर्फ राइस पे कर सकता है। बट ऑन दी अदर हैंड जर्मनी में आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं, वेजिटेरियन ऑप्शंस मिल जाते हैं, प्लस इंडियन रेस्टोरेंट्स भी काफ़ी हैं। अगर आप जैसे बड़े शहरों में फ्रैंकफर्ट में जाओगे, बर्लिन में, म्यूनशन में जाओगे तो आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स भी आराम से मिल जाते हैं, जहाँ पे आपको वेजिटेरियन ऑप्शंस, आपको नॉन वेजिटेरियन ऑप्शन सारे मिलते हैं, एंड इंडियन वे ऑफ चिकन भी मिल जाता है आपको। बिकॉज जर्मन जो है वो बॉइल्ड ज़्यादा खाते हैं। इवन इफ़ यू गो विद वेजिटेरियन ऑप्शंस इन सैलड एंड ऑल, तो वो बहुत ज़्यादा बॉइल्ड चीज़ें खाते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए, अगर आपको वो चीज़ भी पसंद नहीं आती, तो आपके पास बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर्स और ऑप्शंस होते हैं जहाँ से आप खुद बना के भी जापान में खास करके दिक्कत है कि वहाँ पे जो मेरे साथ के लोग वहाँ गए हैं, पढ़ने गए, जॉब करने गए, तो एक चीज़ बहुत कॉमन है वहाँ पे, वो ये है कि खाने की दिक्कत आती है जस्ट बिकॉज ऑफ, एक तो पूरा का पूरा आइलैंड है वो पहली चीज़। तो वहाँ पे जो 70% लैंड है वहाँ का, वो लगभग फॉरेस्ट और माउंटेन्स में ख़त्म हो जाता है। 30% वो पूरा जापान है। और वो छोटी सी कंट्री इंडिया को पीछे छोड़ रखा है, टेक्नोलॉजी हो किसी में, मतलब मानना चाहिए हमें। ठीक है, करेक्ट, ठीक है। और दूसरी चीज़ जापानीज़ में एक बहुत अच्छी चीज़ देखी मैंने, वो ये कि जापानीज़ टाइम के बहुत पंक्चुअल होते हैं। और मैं नॉर्मल बोलूँ तो मैन ऑफ वर्ड और वुमन ऑफ वर्ड होते हैं। सीधा है कि आप अगर कोई क्लास ले रहा है, कोई काम पे आ रहा है, 9:30 का टाइम है उसका, तो वो 9:15 पे ऑफिस होगा। करेक्ट, ठीक है। तो जापान से सबसे बड़ी चीज़ है, मुझे लगता है इंडियंस को अगर कुछ सीखना चाहिए, सिविक सेंस सीखनी चाहिए। ये तो बहुत सही बात बोली आपने। फील किया मैंने। इसी चीज़ को अगर मैं जर्मनी से भी कंपेयर करूं तो जो टाइम और पंक्चुअलिटी की आपने बात करी, जर्मन्स भी टाइम को लेके बहुत पंक्चुअल है। अगर आपने कहा है किसी को कि हम 8 बजे कहीं मिलते हैं, तो 8 बजे से पहले ही आपको वहाँ मिलेगा। और अगर आप नहीं मिलते हो तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। और आपका जो पोर्ट्रे करते हैं कि आपका जो व्यवहार है वो अच्छा नहीं है, ऐसा माना जाता है। प्लस अगर हम बात करें लैंग्वेज की, तो अगर आपको जर्मनी में जर्मन नहीं आती है, अगर आप इंग्लिश बोलना प्रेफर करते हो, तो जर्मन्स काफ़ी ज़्यादा रूड होते हैं। ओके। पंक्चुअल अगर आप हो तो ठीक है, लेकिन आप जर्मन नहीं बोलते हो तो आपको हो सकता है कि रूड फेस करना पड़े। बिकॉज अगर जर्मन्स आपके मुंह से जर्मन सुनते हैं, दे विल बी वेरी फ्रेंडली विद यू, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट अगर आप जर्मन नहीं आती है आपको, अगर वहाँ पे सर्वाइव करने गए हो या जॉब के लिए किसी भी पर्पज़ से आप गए हो, तो आपको बहुत परेशानी होने वाली है। ऐसा भी कुछ है जापान में लैंग्वेज को लेकर? जापान में लैंग्वेज को लेकर है, जापानीज लोगों को इंग्लिश नहीं आता है। और अगर आप जापान जा रहे हैं तो मेरी सलाह है कि पहले जापानीज सीखिए, उसके बाद जापान जाइए। कम से कम आप बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका लेवल N1 हो जाए, N2 हो जाए, कम से कम N4 N5 लेवल तो कम से कम कर लीजिए। तब आप जापान जाएंगे तो आपको वहाँ पे थोड़ा कंफर्टेबल भी रहेगा। और सीधी सी बात है, जब हम अदर कंट्री जाते हैं तो कम से कम हमें उनकी लैंग्वेज पता हो तो हमारे लिए आसान हो जाता है कम्युनिकेट करना, बेसिक नीड, डेली कन्वर्सेशन, वो आसान हो जाता है। ट्रेन पकड़ना है, बस पकड़ना है, अब उनको इंग्लिश नहीं आती। ठीक है, बहुत सारे मेरे जानने वाले लोग हैं जो जापान में गए, जॉब कर रहे हैं, इवनिंग में ट्यूशन पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं। वो जितना उधर कंपनी सैलरी देती है उससे ज़्यादा उधर ट्यूशन पढ़ा के भी कमाते हैं। तो ये ऐसा है। लेकिन एक चीज़ मेरे को जो बेटर लगता है दर्शकों, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है जापान और जर्मनी के बीच में। मैं एक फ़र्क करता हूँ तो जो मुझे नॉलेज है, आप जर्मनी यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। यूरोपियन यूनियन में आई थिंक अब 31 कंट्रीज हो गए हैं। करेक्ट, 31 कंट्रीज हैं। यूरोपियन यूनियन की अच्छी बात क्या है कि आप जर्मनी चले गए एग्जाम्पल के लिए, तो आपके लिए वो 31 कंट्रीज़ का वीज़ा फ्री है। मतलब आप राजस्थान में घुसो, जयपुर से गंगानगर जाओ या बीकानेर जाओ, ठीक वैसा है यूरोपियन यूनियन में। और दूसरी सबसे बड़ी बात करेंसी है, यूरो। करेक्ट, अराउंड 21 कंट्रीज में वो यूज़ होती है। तो आप एक ही नोट लेके 21 देश घूम सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप जर्मनी से निकल के फ्रांस गए तो अरे यार अब नया करेंसी लेना पड़ेगा, ये सब वहाँ पे नहीं होता है। तो एक ये बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है, खास करके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से भी।
और दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूं कि आपको नए नए वीज़ा प्रॉब्लम वो फेस नहीं करने पड़ते, राइट? करेक्ट। इसका कंपैरिजन मैं इंडिया से भी कर सकता हूँ। जैसे आप अगर राजस्थान की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप यहाँ से भी जयपुर से जोधपुर भी जाते हो तो कम से कम आपके पास, मुझे नहीं पता, शायद 5 से 6 टोल आ जाएंगे। एग्जैक्टली। बट ये चीज़ आपको यूरोप में कहीं नहीं मिलेगी। अगर आप जर्मनी गए हुए हो, जर्मनी से स्पेन जाना है, आपको पोलैंड जाना है, आपको किसी जो आप कंट्रीज आप बता रहे हो, अगर आपको रोड ट्रैवल करना है तो भी आपको कोई टोल नहीं लग रहा है, कोई टैक्स नहीं लग रहा है। अगर आप ट्रेन ट्रैवल कर रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली है। देखो आज ये बहुत चीप है। FL पे ज्वाइन कर लो। इन लोगों के पास MEA का सर्टिफिकेट भी है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, विदेश मंत्रालय, इनके पास ऑफिशियल सर्टिफिकेट है विदेश भेजने का। ये वो लोग नहीं है जो 20 लाख लेके दोनों कनाडा पहुँचा देंगे, फिर देख लियो कि होगा थोड़ा, ठीक है। सो डंकी रूट आपको डंकी नहीं बनाएंगे। काफ़ी डंकीज यहाँ पे पढ़ रहे हैं ऑलरेडी काफ़ी डंकी पढ़ रहे हैं। सो ये आई एम टॉकिंग अबाउट डंकी रूट। यहाँ जानवर से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ डोंट माइंड। अगर किसी को किसी की भावनाएं आत हो तो मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, हमें डंकी रूट की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो डंकी रूट से होके आए हैं उनको भी डंकी कहा जाता है, डोंकी बोलते हैं, उनका एग्जैक्टली वर्ड जो प्रोनाउंसिएशन डोंकी होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट इनके पास MEA का सर्टिफिकेट है। तो स्किल्ड वर्कर, नॉन स्किल्ड वर्कर, स्टूडेंट, वो इनके थ्रू जा सकते हैं। मैं भी सोच रहा हूँ अगर टोल वोल नहीं लगता तो चला जाता हूँ जर्मनी वगैरह, ठीक है। सो सर एक चीज़ और जानना चाहूँगा। अब मान लो मैं महीने के 3 लाख कमाता हूँ, महंगाई कितनी है? क्योंकि भारत में तो महंगाई डायन खाए जाते हैं। महंगाई की तो बहुत सही बात बोली आपने। देखिए मैं अगर बात करूं जर्मनी में, अगर आप सस्टेन करना चाह रहे हो और अगर आप जर्मनी में अच्छे खासे 3 लाख के पैकेज में इंडिया से कंपेयर करें तो आप बैठे हो तो आपको वो कहीं नहीं खटकेंगे। क्योंकि जर्मनी में जो टैक्सेशन का जो प्रावधान है वो काफ़ी ज़्यादा इजी है। आपके लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ फ्री हैं, आपका जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा चीप है। मेजॉरिटी जर्मन्स तो पैदल ही चलना पसंद करते हैं। फिर भी अगर आपको जैसे मेट्रो वगैरह, पर मैंने जब पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स निकला था तो मेरे को मेरे एक सीनियर ने बताया था कि यहाँ पे वो एक पहिया वाली गाड़ी लेके चलना पड़ेगा, टैक्सी अफोर्ड नहीं कर पाओगे। पेरिस महंगा है। नहीं, ये डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा सिटी वाइज, ये सिटी वाइज और ये रीजन वाइज डिपेंड भी करता है। बट अगर हम सिर्फ जर्मनी की बात करें, नो डाउट जर्मनी का जो ओवरऑल जोग्राफिकल एरिया है वो राजस्थान से भी छोटा है। हाँ बिल्कुल। बट वहाँ के जो बेनिफिट्स हैं, अगर आप पैसा बचाना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा ईजी वे में बचा सकते हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल बहुत सस्ती है वहाँ पे। ओके। तो गवर्नमेंट कैसी सुविधाएं देती है? मान लो कई जगह मैंने सुना है डेनमार्क जैसी कंट्री तो गोद ही ले लेती है, स्वीडन वाले बोलते हैं कुछ मत करो, हम दे देंगे महीने का तुम्हें भत्ता भी दे देंगे। देखिए गवर्नमेंट जो जर्मन सिटीजन्स होते हैं उनको हर महीने एक पर्टिकुलर भत्ता, अगर मैं इंडियन रुपीज़ में कंपेयर करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 55,000 रुपये पर रेजिडेंट। मास्टर की नौकरी की सैलरी है इतनी इंडिया में। तो अगर आप जर्मन सिटीजन हैं, इवन इंडियंस भी जो वहाँ मूव होते हैं PR लेके सिटीजनशिप ले लेते हैं, तो उनको भी ये भत्ता मिलना शुरू हो जाता है। तो गवर्नमेंट की तरफ से PR की बात करी, अब मान लो मैं जर्मनी गया, अब या फिर हमारे दर्शकों में से कोई जर्मनी जाता है आपके थ्रू, कितने दिन में वहाँ का परमानेंट नागरिक मिल जाऊंगा? जैसे कि कनाडा में बोलते हैं जी 10 साल लग गए, 12 साल लग गए, 15 साल लग गए। दिन तो नहीं लगेंगे सर। अमेरिका वालों ने तो ग्रीन वीजा ही खत्म कर दिया, सिस्टम ही खत्म कर दिया। बोले 44 करोड़ लाओ तो हम आपको गोल्डन वीजा दे देंगे। करेक्ट, ठीक है ना? 44 करोड़ अगर हम पे होते तो हम कनाडा अमेरिका भी आते, ठीक है। तो मेरा सवाल ये है कि अपन जर्मनी का क्या सीन है? मतलब जर्मनी का ऐसा है सर, दिनों में तो नहीं मिलता है PR, बट ऑफ कोर्स 2 से 3 साल में आपको PR आराम से मिल जाता है। 1000 दिन हो गए लगभग। हाँ, कम से कम आप बोलेंगे तो 1000 दिन के आसपास आपको मिल जाता है। 2 से 3 साल में PR इजीली मिल जाता है। फिर अगर आप सिटीजनशिप अप्लाई करना चाहते हो, PR मिलने पे हमें क्या फायदे मिलते हैं? PR के थ्रू जैसे आप यहाँ से चले गए, पहली बात तो आपको जॉब अगर मिल जाती है तो आपके 3 से 4 लाख का पैकेज तो वैसे जॉब तो मिलेगी तभी जाएंगे। नहीं, कई लोग जैसे वो हाउस बिल्डिंग, मैंने कहा कि पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम से भी जाते हैं, तो वो भी ऐसे। तो मान लो जैसे आपसे कोई कॉन्टेक्ट करता है तो आप कितने तक की जॉब दिलवा देते हैं? कितने तक की कोई ऐसा सेट क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि 15 लाख 20 लाख ऐसा कोई लिमिट तो होगी। देखिए वही मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि काफी दर्शकों का यही होता है अट्रैक्शन की सर कहाँ तक की लग जाएगी, क्या करवा दोगे आप हमारे लिए। इंडिया में क्या है ना, हमारे यहाँ पे IIT वाला सा क्रेज होता है कि IIT करेगा तो 1 करोड़ लगेंगे, NIT जाएगा 55 लाख, इनको चाहिए फिक्स चीज। और जयपुर के MNIT से कर लेगा तो भी 30-40 लाख का मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा कहीं नहीं होता है। काफी लोग होते हैं जो बोलते हैं कि हम इतना का लगवा देंगे, वहाँ भेज देंगे, इतने लगेंगे, वो सब नहीं है। बेसिकली डिपेंड करता है आपके बैकग्राउंड पे, आपका एजुकेशन, आपकी जर्मन कितनी अच्छी है, आप सर्टिफिकेशन क्लियर कर पा रहे हो, जो रिक्वायरमेंट जर्मनी को है वो आपके पास है। तो कहीं पे मैं कहूँ मैक्सिमम की तो लिमिट ही नहीं है।
मिनिमम की अगर मैं लिमिट करूं तो आप 2.5 से 3 लाख की शुरुआत तो हर सेक्टर में कर सकते हो पर मंथ। मतलब 12 या 36 लाख, 30 लाख तो मान लो, 30 लाख तो वैसे ही मान लो आप। ये तो आपका विदाउट एनी एक्सपीरियंस है। Okay. ये 10+2 को भी मिल जाता है। अच्छा, यस, क्यों ये आपकी शुरुआत। क्यों डिग्रियां करते हैं यहाँ पे हम? माइंडसेट। क्यों कर रहे हो डिग्री? ये सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में लिखना। क्यों कर रहे हो डिग्री? अपने आप से पूछना, अपनी आंखें बंद करना और अपनी आत्मा से पूछना कि ये डिग्री करके मुझे कितने का पैकेज मिलेगा। ठीक है। ज़्यादातर खेल तो माइंडसेट का, ये भेड़ चाल जो है वो इंडिया में बहुत चलती है। अच्छा, एक और दिमाग में आ रहा है मेरे, बहुत मतलब अजीब क्वेश्चन है जो मेरे को लगता है पूछना नहीं चाहिए था, लेकिन अब मेरे दिमाग में आ गया तो पूछ रहा हूँ। मेरे बहुत सारे जान पहचान वाले 2015-16 में कनाडा गए, कनाडा आइलेट्स करके चले गए, जाके वहाँ पे उनको पहली जॉब मिलती है टॉयलेट साफ। करेक्ट। अब तो मतलब टैग बन चुका है कि कनाडा जाके टॉयलेट ही साफ करनी है तुम्हें। तो ऐसा कि जर्मनी में भी होता है कि हमें यहाँ से तो बोल दिया कि आपको 2 लाख की जॉब मिलेगी, वहाँ जाके पता चल रहा है कि हम वीडियो भी नहीं डाल सकते, हम काम ऐसा नहीं कर सर रहे। हर कंट्री में होता है। अच्छा, जिसको नहीं पता, देखिए ये जेन्युइन सी बात है। अगर कोई बच्चा किसी के पास जाता है कि मुझे तो विदेश जाना है, तो फायदा उठाने वाले बहुत है। अच्छा, तो उनके साथ ही हरकतें होती मेजर ये प्रॉब्लम है कि आप एज अ दर्शक या एज अ कैंडिडेट अगर आप किसी के पास जाते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप सिर्फ उस इंसान पे भरोसा कर रहे हो जो बोल रहा है कि मैं भेज दूंगा। ओके। तो लोग क्या करते हैं, 15, 18, 20, 22, 25 लाख रुपए। ऑस्ट्रेलिया के लिए मेरे पास एक कोई आए थे, उनके एल्डर सिस्टर ने अप्रॉक्सीमेटली 33 लाख रुपए दिए थे ऑस्ट्रेलिया के तो मैं जानता हूँ जो गए हैं कनाडा वो 25 लाख 30 लाख में गए। एग्जैक्टली। इनको पता नहीं है कि वहाँ जाके होगा क्या, इनको दिखता है ऑफर। मजे की बात है साथियों में, अगर आपको बताऊं, जब कनाडा या ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लग जाता है, एक्चुअली बेसिकली फ्रॉम श्री गंगानगर, एंड इन गंगानगर यू नो मिनी पंजाब ऑफ राजस्थान। ठीक है, वहाँ पे वही सेम कॉन्सेप्ट है जो पंजाब में है कि उत्थे जाके से डॉलर कमावांगे तो कोठियाँ पावांगे। करेक्ट। सो इट्स वेरी सिंपल। सो ऑन द सेम बेसिस उन लोगों ने वहाँ पे बहुत बड़ा ट्रेंड बनाया। एंड यू नो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, गंगानगर, बीकानेर, नागौर और आई थिंक चूरू भी शामिल है उसमें, आई एम नॉट श्योर कौन, 3-4 डिस्ट्रिक्ट हैं राजस्थान के, उनको ऑस्ट्रेलिया ने ब्लैक लिस्ट कर दिया है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में उन डिस्ट्रिक्ट्स का एड्रेस है, यू कांट अप्लाई। उसमें हरियाणा के भी कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, पंजाब के भी कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, बिकॉज फेक आइलेट्स स्कोर कार्ड, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने की वजह से वहाँ के एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का जो लेवल ऑफ एजुकेशन था वो डाउन कर दिया, और इतने घटिया इमेज बना दी इंडिया के लोगों की कि आप सोच भी नहीं सकते। आप सोचो अगर आप उनको बैन करना पड़ा है तो कितने हद तक गिर गए होंगे। ये कंट्री वाइज ही नहीं सर, ये जॉब वाइज भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। Exactly. अगर आप इंडिया में भी बात करो कि लोग बोलते हैं कि आपको B1 तक की जर्मन सिखा देंगे और जॉब लगवा देंगे। Okay. तो ये भी बहुत एक सेटिंग बाजी चलती है। बहुत किस लेवल पे चलती है वो तो सबको पता होता है। इस वजह से क्या हुआ है, काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हम लिंक्डइन और naukri.com पे देखते हैं, वहाँ पे साफ लिखा हुआ था, पीपल फ्रॉम जयपुर, सीकर, राजस्थान, एनी पर्टिकुलर रीजन डू नॉट अप्लाई। ये इंडिया में भी जॉब्स में काफ़ी ज़्यादा होता है। जो लपके जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, जो लोग होते हैं जो बस करवा देंगे, वो इंसान को फंसा भी देते हैं, इंसान कहीं का रहता भी नहीं है और उसके पैसे भी बर्बाद हो जाते हैं, एंड दे ऑल्सो गेट ब्लैक लिस्टेड, और उसकी वजह से एक पूरे रीजन का। देखो यार, अगर मैं बात करूँ ना आप लोगों से, तो देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है। लाइफ का एक फंडा याद रखना लाइफ में, बहुत ज़्यादा एज नहीं लेकिन सलाह दे रहा हूँ आपको, वो ये याद रखिए कि लाइफ में हमेशा कम खाओ लेकिन अच्छा खाओ वाली कहावत याद हो अगर, तो कोशिश करो कि हर चीज़ को वेरीफाई करो। जैसे द एरा ऑफ सोशल मीडिया, यहाँ पे आप सब कुछ वेरीफाई कर सकते हो। इंसान का DNA टेस्ट करा सकते हो आप खड़े खड़े। यार आप लोग वेबसाइट चेक नहीं करते हो, आप लोग कुछ नहीं करते हो। आपको एक आया दिन में सपने दिखा के चला गया, आप सपने देखने लगे मैं जहाज़ में बैठूंगा उड़ जाऊँगा, तो जहाज़ में बैठ के उड़ने का लीगल तरीका भी हो सकता है। करेक्ट। आपको डोंकी नहीं बनना है। आप सोचो यार, आपको कोई बोल रहा है डोंकी है, जस्ट लाइक कितना डिस्गस्टिंग लगता होगा आपको अंदर से जब आपको ये कहा जाता है। तो जस्ट थिंक अबाउट, आप डोंकी के थ्रू जाके 10 साल तक अपने घर वालों से नहीं मिल सकते। आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, आप अगर US में चले गए हैं और डोंकी रूट से गए हैं, 10 साल तो मिनिमम है कि आप वापस नहीं आएंगे, और उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि आएंगे कि नहीं आएंगे। तो मैं मानता हूँ कि पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, बट लीगल वे से कमाइए, लीगल वे से जाइए, मच बेटर। इसके ऊपर 2 एग्जांपल भी आए सर मेरे माइंड में। एक तो मूवी जो रिसेंटली शाहरुख खान की आई थी, डंकी मूवी आई थी, वो एग्जैक्टली इसी बात के ऊपर थी। और दूसरी कि जैसे लोग होते हैं, एक सर आपको अभी याद होगा अमेरिका के ट्रम्प साहब आए, वो लड़ाकू विमानों, हरकुलिस विमानों में बिठा के उन्होंने जंजीरें बांध के लोगों को भेज दिया इंडिया में। हमारे लिए तो शर्म की बात है, हमारी सरकारों ने नहीं माना, वो अलग बात है। करेक्ट। ठीक है, बट द थिंग इज, आप सोचिए 70 लाख रुपए खर्च करके
एक फैमिली जाती है, एक आदमी जाता है एक परिवार का, और 70 लाख रुपए खर्च करके आपको वापसी में क्या मिलती है? जंजीरें। उनमें से कई लोगों ने सुसाइड कर लिया। आप पढ़िएगा, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के सामने कभी उनकी रियल स्टोरी लाने की कोशिश करूंगा। उनमें से कुछ लोगों को मैं जानता हूँ। लाइक ट्रस्ट मी यार, 70 लाख आपने इन्वेस्ट करा और बदले में क्या मिली? जंजीरें। 10 दिन बाद उनको वापस भेज दिया गया। आज ना एजेंट के ऊपर कोई, हमारे यहाँ पे कोई लॉ नहीं है इलीगल इमिग्रेशन पे, आपको पता होना चाहिए। और आप अगर एक बार डिपोर्ट हो गए, आप ज़िंदगी में दोबारा यूरोपियन कंट्रीज नहीं जा सकते, ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकते, लगभग दुनिया के अच्छी कंट्रीज के दरवाजे बंद, क्योंकि वो सारे के सारे यूएस इमिग्रेशन के रूल फॉलो करते हैं, क्योंकि सबसे टफ रूल यूएस इमिग्रेशन के हैं। करेक्ट, वही मेरा सेकंड पॉइंट भी था जो मैंने पहली बात करी डंकी मूवी की। सेकंड मेरा पॉइंट यही था जो आपका यूएस का एग्जांपल है। सेकंड, अभी जैसे इजराइल में अटैक्स हुए, अभी वर्ल्ड वाइड में आपको सबको पता है कि अटैक्स चल रहे हैं। जो हम बोलते कि पीएम मोदी ने एक फ्लाइट भेजी और हमारे लोग, हमारे स्टूडेंट्स वापस आ गए, वो वही आ पाते हैं जो ऑथेंटिक लीगल तरीके से, जिनका डेटा मिनिस्ट्री के पास, मिनिस्ट्री के पास है। एग्जैक्टली। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है वो इन सबको कांटेक्ट करता है। इनका डेटा जो है, ये जब जाते हैं लीगल तरीके से जाते हैं, डंकी तरीके से तो ऑफकोर्स कुछ नहीं होने वाला है। लीगल तरीके से अगर कोई जाता है तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के पास उसका डेटा होता है। आपका नाम, आपका एड्रेस, आप कहाँ जा रहे हो, आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, आपको भेजा किसने, आप वहाँ किसके पास गए हो, हर एक डिटेल रिकॉर्डेड होती है। तो ऐसा कोई भी सिचुएशन आता है, ये तो बहुत बड़ा सिचुएशन हो गया वॉर, आपका कुछ चोरी हो जाता है, आप वहाँ पे कोई प्रॉब्लम में हो, सबसे पहले आप एम्बेसी से कांटेक्ट कर सकते हो और तुरंत आपका सोल्यूशन आपके पास होता है। ऑन दी अदर हैंड, जैसे आपने शाहरुख खान की मूवी में इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें बहुत क्लैरिटी से दिखाया था कि जैसे ही वो पकड़े गए थे उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, कुछ नहीं कर सकते आप वहाँ जाके अगर आपके पास कुछ हो जाता है तो दैट इज़ द वे जो इलीगल है, राइट, विच इज़ नॉट लीगल। तो यू आर हेल्पलेस। आपको पता हो, अगर डोंकी रूट के बारे में आपने पढ़ा हो कभी साथियों, तो डोंकी रूट के थ्रू जब लोग जाते हैं उनसे मैक्सिको के जंगलों में सरेआम रेप होते हैं। ट्रस्ट में, यू कैन वेरीफाई फ्रॉम द डिफरेंट न्यूज़पेपर्स एंड द वेबसाइट, सरेआम रेप होते हैं। और अगर आपने उसका अपोज कर दिया, गोली मार देते हैं सीधा, खत्म। बिकॉज यू आर नोवेयर, नोबडी नोज कि कौन था, कहाँ से आया था, कोई नहीं है आपका, कोई गवर्नमेंट भी आपको डेड बॉडी लेके नहीं आएगी वहाँ से। किसी भी डोंकी रूट पे गए हुए व्यक्ति की डेड बॉडी लौट के नहीं आई इंडिया में। रेयरली कोई आ गया है तो अलग बात है, मिनिस्टर्स के सपोर्ट से या कुछ करके हो गया है तो ठीक है, अदरवाइज इम्पॉसिबल है। तो जान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मनी नहीं है, ये याद रखो। अच्छा, अब हम और बातों पे आते हैं। हमारे पास एक चीज़ और बताइए आप मेरे को, जर्मनी के अंदर लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है? क्योंकि जापान का मैं आपको बता देता हूँ। जापान के अंदर देखो यार, आप जापान जा रहे हो ना, तो इंडिया वालों में एक बहुत बड़ी कमी है, मतलब सब में है, मेरे में भी है, आप में भी होगी, ज़्यादातर में है। हमारे यहाँ पे बचपन से एक डायलॉग सुना दिया जाता है, यहाँ तो नेता टाइम पे नहीं आते, आपको क्यों टाइम पे आना है? ठीक है, वेरी सिंपल। आपके यहाँ पे गांव का सरपंच टाइम पे नहीं आता होगा, ठीक है। तो ये हमारे ब्लड में हो गया है, डीएनए में घुस चुका है कि हम आलसी हो गए, हम अनप्रोफेशनल हो गए। जापान आप जा रहे हैं तो एक ही चीज़ समझ के चलिए, वहाँ पे आपको भाषा आती है, कितनी आती है, मैटर नहीं करता है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप टाइम के बहुत पंक्चुअल हो। 9:30 का ऑफिस, आप 9:15 पहुँच रहे हैं तो आप अच्छे हैं, लेकिन अगर 9:16 पे भी आ रहे हैं, आपको पता है कि 9:30 ऑफिस है, तो भी आप गलत हैं वहाँ पे। लेकिन जर्मनी के अंदर मेरे को नहीं लगता कि इतना स्ट्रिक्ट पंक्चुअलिटी होगी इस तरह की। इतनी स्ट्रिक्ट तो नहीं है सर। जर्मनी का लाइफस्टाइल जो है वो फ्री है, ओके, फ्री माइंडसेट है। वो लोग टेंशन नहीं लेते हैं। सुबह कमाया, जो हम मजदूरों के लिए बोलते हैं यहाँ पे, सुबह कमाया और शाम को खर्च कर दिया, ऐसा ही कुछ है। बिकॉज ऑफ कोर्स वो भत्ता मिल रहा है, वो जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए एडिशनल इनकम है, साइड इनकम है उनके लिए, तो वो मजे करते हैं। पहला तो उनका फ्री माइंडसेट है। सेकंड, वो सोशली एक्टिव हैं भी और नहीं भी हैं। वो कंजर्वेटिव भी हैं, वो ओपन भी हैं। वो पार्टी बहुत करते हैं, वो इन्वॉल्व बहुत होते हैं लोगों में। और जर्मनी में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जो वर्ल्ड वाइड लोग, जो जैसे सबसे ज़्यादा फेमस है अक्टूबर फेस्ट, ऐसे काफ़ी सारे फेस्टिवल्स होते हैं जो वीन में भी होते हैं, कीव में भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं, शिप्स के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। दूसरा, अगर मैं बात करूँ हेल्थ केयर, तो जैसे मैंने आपको बताया फ्री है, वो किसी के लिए भी फ्री है। आप भी अगर आप जाओगे आपके लिए भी फ्री है। ट्रैवल सस्ता है। एक चीज़ जो मुझे पर्सनली गलत लगती है, विच इज़ हेल्थ के लिए वो कॉशियस तो बहुत हैं कि वो सैलेड और ये सब प्रेफर करते हैं। सैलेड में भी ऑयल और विनेगर का कॉम्बिनेशन लेते हैं। ऑन दी अदर हैंड उनका जो फास्ट फूड का लाइफस्टाइल है वो भी उतना ही बढ़ा हुआ है। तो ओबेसिटी की तरफ भी जर्मनी बहुत आसानी से जा रहा है। फैट फूड कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। और पंक्चुअलिटी की अगर मैं बात करूँ, काम के लिए काम पहले है।
काम खत्म हुआ तो काम है ही नहीं। जैसे हम 12 घंटे लगे रहते हैं 9 घंटे की शिफ्ट में भी, उनका 6 बजे ऑफिस खत्म तो खत्म। ओके। वो ना कॉल लेते हैं ना ईमेल, कोई करता भी नहीं है उन्हें, वो लाइफस्टाइल ही ऐसा है। बट ये है कि हाँ पंक्चुअलिटी पे जैसे ऐसा नहीं है कि 9:30 ऑफिस है तो 9:15 ही पहुंचना है, बट हाँ 9:30 पहुंचना ही है। 9:31 गलत हो जाएगा। हाँ वो ठीक है, लेकिन जापान में तो उल्टा है, 15 मिनट पहले पहुंचो और उसमें भी 1 मिनट लेट हो तो आप लेट हो। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट, मैं एक लास्ट बात करता हूँ, अगर किसी को जर्मन सीखनी है, जैसे जापानीज सीखनी है, वो तो हम एक और स्पेसिफिक डिटेल वीडियो लेके आएंगे, लेकिन तो काफ़ी लंबी हो रही है हमारी चीज़ें। सो मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि अगर जर्मन सीख के कोई इंडिया में नौकरी करना चाहे, आप मिनिमम पैकेज बताइए। जर्मन सीख के कोई इंडिया में पैकेज, अगर मैं मिनिमम की बात करूँ, सबसे पहली चीज़ जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी लैंग्वेज की। अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी है तो ही आप उम्मीद करिएगा, क्योंकि B2 एक लेवल है, ठीक है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है इंडिया में जॉब के लिए। कोई C1 कर लेता है तो वो तो भीड़ से ही अलग हो जाता है। उसके बाद जो मिनिमम पैकेज है वो आपका स्टार्ट होता है एनीवेयर अराउंड 4 to 6 लाख रुपीज। 4 to 6, हाँ, ये किसी भी कंपनी में आप चले जाइए, लेट इट बी BPO और सम वेरी रेप्यूटेड कंपनी, 4 to 6 लाख रुपीज। एंड प्लस अगर आपकी स्किल्स अच्छी हैं, आप इंटरव्यू में अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो, इवन दो यू आर अ फ्रेशर, तो आपको 6 से 8 लाख के बीच का भी मिल जाता है। बट दैट इज अ वेरी रेयर केस सिनेरियो, नॉट रेयर बट काफ़ी ऐसे नंबर ऑफ परसेंटेज काफ़ी कम है। डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कितना रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, हाउ ओपन आर यू, हाउ गुड आर यू एट द इंटरव्यू। प्रिपरेशन आपकी अच्छी है, कंपनी साउंड प्रोफाइल दे रही है, तो डेफिनेटली 6 से 8 का भी कर सकते हैं, ऑन एन एवरेज 4 से 6 का। बस ये एक फ़र्क है कि जर्मनी की कंपनियां इंडिया में कम है, क्योंकि आप देखिए, आप मर्सिडीज़ है, BMW है, ये टॉप मोस्ट कंपनीज गाड़ियों की जो है, जो सबकी ड्रीम कार होती है जवानी में, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बुढ़ापे तक ले पाते हैं, कई ले भी नहीं पाते, तो वो एल्टो पे अपना मॉडल लगा के काम चला लेते हैं। सो आई अप्रिशिएट कि उनको ठीक है, खुश हैं, खुश रहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है। और जापानीज़ कंपनियां इंडिया में बहुत ज़्यादा हैं, नमक मिर्च मसाले से लेके वो सब कुछ बनाते हैं, इसलिए हमारे इंडिया के अंदर जापानीज़ कंपनियों के प्लेसमेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, लगभग उनकी प्रेजेंस हर जगह है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से लेके, बाइक से लेके, आपके मोबाइल इंडस्ट्री, ट्रैक्टर इंडस्ट्री, आप उठा लीजिए कोई भी, हर इंडस्ट्री में वो आपको मिल जाएंगे। टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, ठीक है, इंडिया के बहुत सारे AC वगैरह बनते हैं उनके, तो वो आपके घर घर में मिल जाएगा आपको ACs वगैरह, ठीक है। तो मेरा कहने का भाव जो इस पूरे सेशन में हमारे जो कॉन्वर्सेशन करने का एक जो मेन मोटिव था वो ये था कि आपको कम से कम बेसिक चीज़ें पता लगें। हम ऐसे डिस्कशन अलग अलग लोगों के साथ लेके आते रहेंगे। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई भी सलाह हो, कोई सवाल हो, कोई शिकायत हो, तो आपकी सब शिकायतों का भी स्वागत है, क्योंकि आपकी शिकायतें हमको और बेहतर बनाने में मदद करेंगी, हमको एक सीढ़ी और चढ़ने में सहायता करेंगी, और आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस हमें कहीं ना कहीं आपके लिए नए रास्ते ढूंढने में मदद करेंगे, आपके जॉब्स की प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने में मदद करेंगे। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपकी सलाहें, शिकायतें हो गई, आपकी डाउट्स हो गए, अब आपकी सलाहें जो हैं वो संस्था और जो प्रोसेस है उसको और स्मूथ बनाने में मदद करेंगी। सो आप सबका शुक्रिया, एंड दीपेंद्र सर का बहुत बहुत शुक्रिया। ही इज़ वेरी एक्सीलेंट पर्सन, और ख़ास करके इंटेलिजेंट भी हैं जर्मन लैंग्वेज में, एंड डूइंग समथिंग डिफरेंट। जॉब्स की अमेज़न में छोड़ा, उसे इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया, एंड राइट नाउ हिज टीचिंग एंड इमिग्रेशन का काम देख रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। खैर, अचीवमेंट्स हर व्यक्ति के अपने अपने निजी होते हैं, उन पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन आपका अचीवमेंट क्या है वो बताइए। आप कहाँ देखते हैं अपने आप को 2 साल बाद? क्या फाइनेंशियली अपने आप को 2 साल बाद 60 लाख 70 लाख कमा के देख रहे हैं, या फिर आप देख रहे हैं कि स्ट्रगल है, वैकेंसी आएगी तब हम सरकारी दामाद बनेंगे, उसके बाद हमको कोई सुंदर सी दुल्हनिया का प्रपोजल आएगा तो देखो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, बाकी बैंड बजाते रह जाएंगे, ठीक है। जोक सपाट एक तरफ, शुक्रिया आप सबका इतनी देर हमें सहन करने के लिए, एंड आई एम सॉरी सर, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एज वेल मंदिर सर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ स्पेशली, बिकॉज मेंटल हेल्थ आज के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। आपकी फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा ज़रूरी है मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें, और हमारे लिए कोई सलाह मशवरा स्वागत है। शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में।